हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज हम सब इस क्लास में जो है DSSS का जो है नर्सिंग ऑफिसर का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सबको इंतजार होगा, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं लगभग 6000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स की जो है यहाँ से आने वाली हैं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज। और ये लास्ट टाइम का हमारा पेपर है, अलग अलग शिफ्ट में इस पेपर का आयोजन जो किया गया था। पेपर में आप सबको पता आउट ऑफ 200 यानी ये पूरा का पूरा पेपर में से कट ऑफ आई थी। और जो 100 क्वेश्चन हैं वो 5 अलग अलग पार्ट में थे, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और जीए का जो पोर्शन आता है। तो इसकी हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और 20 क्वेश्चन सबसे पहले जीएस वाला पोर्शन को यहाँ से अटैम्प्ट करते हैं। फिर बीच में हम सब बात करेंगे कि जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जो है कब तक आ सकता है और लास्ट टाइम की कट ऑफ जो है यहाँ पे क्या रही थी और किस ऐसे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है जहाँ से आप सब जो है इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। चलिए जीएस वाले पोर्शन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने सबसे अधिक फ्रेंच ओपन जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन जो है ये एक टेनिस का ग्रैंड स्लैम है और टेनिस के जो है साल में आप सबको पता हो कि कितने ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है। तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो साल के होते हैं, जिसमें से एक आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंच ओपन है, एक यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और उसके साथ साथ जो है विंबलडन ओपन होता है, विंबलडन ओपन हो गया है, फ्रेंच ओपन, यूएस और एक ऑस्ट्रेलिया। ये 4 साल में ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। आप सबको महिला और पुरुष एकल का जो है इन सबसे क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से पूछा जाता है। इस साल 2022 की बात करते हैं तो ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं ये हो चुके हैं, तो आप सबको इनका नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है अगर हम सब यहाँ से बात करते हैं यूएस ओपन जो भी हाल ही में ख़त्म हुआ है, कार्लोस अल्कारेज ने ये जीता है। कार्लोस अल्कारेज ने जो है ये पुरस्कार यूएस ओपन का खिताब जो अपने नाम करा है और ये सबसे युवा हो गए हैं। कार्लोस अल्कारेज ये स्पेन से हैं और पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। वहीं महिला एकल की अगर हम सब बात करें तो इगा स्वियातेक ने इस पुरस्कार को जीता है। इगा पोलैंड से हैं और कार्लोस जो हैं वो स्पेन से हो गए हैं। उसके बाद अगर हम सब बात करेंगे यहाँ से विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन जो है नोवाक ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जो है नोवाक ने विंबलडन ओपन का खिताब जो अपने नाम करा है। और विंबलडन महिला में जो है एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान के, इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। और महिला एकल की अगर हम सब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला ये एशले बार्टी ने जीता था। एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला का खिताब जो अपने नाम करा था। अब यहाँ पे फ्रेंच है दोस्तों, और ये फ्रेंच वाला आप सबको ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच ओपन का खिताब है वो वीमेन महिला का किसने जीता है, ईगा ने ही जीता है। ईगा ने 2 जीते हैं, यूएस ओपन महिला का जीता है और फ्रेंच ओपन जो महिला का जीता है। वहीं फ्रेंच ओपन पुरुष का पूछेगा तो राफेल नडाल ने जीते हैं, यानी राफेल नडाल ने भी 2 जीते हैं इस साल का, एक तो फ्रेंच ओपन पुरुष का और उसके साथ एक ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का जीता है। अभी सारे के सारे नाम आप सबको, यानी 8 नाम हो गए, 4 मैन और 4 फीमेन जो आप सबको ध्यान रखने हैं। साल में 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं, चारों इस साल 2022 के हो चुके हैं। महिला और पुरुष एकल का खिताब आप सबको जरूर पढ़ना है। पर यहाँ तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का पूछा है, सबसे अधिक फ्रेंच ओपन का खिताब जो है वो किसने जीता है, फ्रेंच ओपन। तो एक पूरे टॉपिक जब हम सब पढ़ेंगे तो यहाँ से आप सबको पूरा ध्यान आ जाएगा कि सबसे अधिक महिला और पुरुष एक एक को अगर हम सब डिटेल से पढ़ेंगे तो क्रिस एवर्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, महिला, क्रिस एवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लिखा हुआ कि किस राज्य के साथ मांड लोक जो संगीत है वो संबंधित है, मांड लोकगीत। अगर आप सब सभी पेपरों को स्टडी करते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर का आयोजन किया गया था, तो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर स्टेट वाइज जो है हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पीस में से, आर्ट एंड कल्चर का। तो मांड जो है एक लोक गायन की शैली है जो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये राजस्थान से संबंधित है। और मांड 10वीं 11वीं शताब्दी में जो है जैसलमेर क्षेत्र को मांड क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप सबको इससे आइडिया भी हो जाएगा। इसके साथ साथ है मांगणियार जो है, मांगणियार ये भी लोक गायन शैली राजस्थान की हो गई है, मांगणियार। उसके साथ साथ जो है लंगा, उसके साथ साथ जो है तालबंधी और हवेली भी। तो ये जो है कहाँ की हैं दोस्तों, ये सभी की सभी जो है राजस्थान की लोक गायन शैली हैं।
इनको आप सबको ध्यान रखना है। क्या कहा, मांड, मांगणियार, लंगा, तालबंदी, हवेली, ये लोक गायन की शैलियाँ कहाँ की हैं दोस्तों, राजस्थान की। आर्ट एंड कल्चर आगे आगे बढ़ेंगे और सभी पेपरों को अगर आप सब डिस्कस करेंगे देखेंगे तो आप सब यहाँ से देखेंगे कि हर पेपर में 2+ क्वेश्चन जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फाल्गुन महीने में होने वाला सिग्मो त्यौहार। अब देखिए यहाँ से त्यौहार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है। सिग्मो त्यौहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये गोवा से, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था और ऑनलाइन पेपर में तो आंसर की के साथ ही है ये, तो ये गोवा के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो आप सब ध्यान रखेंगे कि बोंड्रम जो है, बोंड्रम नृत्य, ये भी किसका है, गोवा का। और गोवा में कार्निवल फेस्टिवल भी मनाया जाता है गोवा में। और फाउंटेनहस जो है, ये भी फाउंटेनहस जो है ये भी कहाँ का है दोस्तों, तो ये भी गोवा का है। अंगूर नृत्य ये भी कहाँ का है दोस्तों, गोवा का है। सिग्मो हो गया है, उसके साथ साथ साओ हो गया है, उसके साथ साथ जोआओ जो है ये भी कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये भी गोवा के हो गए। बॉन्ड्रम, कार्निवल, फाउंटेनहस, अंगूर, साओ और जोआओ, ये सारे के सारे। सिग्मो भी इसमें शामिल, तो कहाँ का हो गया दोस्तों, गोवा का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्स की एसआई यूनिट पूछी हुई है, तो आप सब बहुत आसानी से बता सकते हैं कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन। इसके साथ साथ बहुत सारी एसआई यूनिट है जो आप सबको ध्यान रखनी है। वर्क की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगी। और सीजीएस में पूछेगा तो क्या हो जाएगी, अर्ग हो जाएगी वर्क की यूनिट। पावर की यूनिट पूछेगा तो वाट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। यहाँ से जब हम सब भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो बोरोविंग फीचर आते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान को जब बनाया गया या जब लिखा गया, अंगीकृत किया गया है बाद में, तो यहाँ अलग अलग देशों के संविधान को जांचा परखा गया था और जो जो चीज़ें ठीक लगी थी वो हमारे या तो कुछ संशोधन के साथ या एज इट इज़ ले ली गई थी। सर्वाधिक असर अगर हम सब देख के आते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखता है, जिसमें से काफ़ी सारे जो संशोधन या अनुच्छेद जो थे वो एज इट इज़ ले लिए गए हैं या कुछ का थोड़ा सा संशोधित रूप लिया गया है। तो कैबिनेट प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से जो है कैबिनेट प्रणाली की अवधारणा जो है ये ब्रिटेन से ली गई थी। जैसे मौलिक अधिकार आएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वहीं मौलिक कर्तव्य जो कि संख्या में कितने हैं, 11 हैं, ये किस देश से लिए गए हैं, रूस से। मौलिक अधिकार जो कि 7 हैं मौलिक अधिकार, और अब जो हैं कितने रह गए हैं दोस्तों, है क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो आर्टिकल 300A में चला गया है। तो इस तरीके से सारे के सारे बोरोइंग फीचर जो हैं आप सबको ध्यान रखने हैं। यहाँ से पेपर में टॉपिक आ रहा है और क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। आप जैसे साउथ अफ्रीका आता है कि दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है कि हम सब जो कुछ अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं, संशोधन की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित टीमों में से फीफा विश्व कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी थी। फीफा विश्व कप, तो फीफा जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फ्रांसीसी नेम है इसका, फीफा के नाम से इसको सब जानते हैं फीफा। और इसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को की गई थी, 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर पेपर में पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर आता है। अगर फीफा विश्व कप की बात की जाए कि फीफा का जो वर्ल्ड कप है शुरू कब हुआ था, तो फीफा का वर्ल्ड कप 1930 में शुरू हुआ था दोस्तों, 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में पहली बार कहाँ पे खेला गया था, उरुग्वे में ही खेला गया था और उरुग्वे ही इसमें जीतता है अर्जेंटीना को हरा के। किसे हरा के जीता था दोस्तों, तो अर्जेंटीना को हरा के उरुग्वे जीतता है। लास्ट टाइम अगर हम सबसे पूछेगा कि लास्ट टाइम फीफा का विश्व कप 2018 में हुआ था और ये खेला कहाँ गया था दोस्तों, तो बताइएगा कि कहाँ पे खेला गया था, रूस में। और जीता इसको कौन सा देश था, तो फ्रांस जो है इसमें विजेता रहा था। पेपर में आएगा कि 2022 का जो फीफा विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा अंतर्राष्ट्रीय जैसे फुटबॉल का आयोजन करवाने वाली संस्था हो गई है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष अगर आप सबसे पूछे कि फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय फुटबॉल संघ के अगर पूछा जाएगा कि भारतीय फुटबॉल संघ के, तो अभी हाल ही में बने भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष नाम है कल्याण चौबे। ये करंट अफेयर के साथ है, आप सबको ध्यान रखना है, कल्याण चौबे। तो फीफा के अध्यक्ष हो गए हैं जियानी इन्फेंटिनो,
फीएफए का गठन 1904 में हुआ था, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। वर्ल्ड कप पहला 1930 में आयोजित करवाया गया था उरुग्वे में। उरुग्वे इस वर्ल्ड कप को जीतता है अर्जेंटीना को हरा के। 2018 का जो फीफा का विश्व कप था वो रसिया में हुआ था, फ्रांस विजेता रहा था। 2022 का कतर दोहा में होना है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हो गए? कल्याण चौबे। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? जब हम सब मगध राज्य को पढ़ के आते हैं, मगध राज्य को, तो मगध में सबसे प्राचीन वंश जो था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक जो है कौन रहे थे दोस्तों? तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था। इस वंश को जब पितृहर्ता वंश भी कहा गया था, जो पिता की हत्या करके राजा बनते थे, पिता की हत्या करके राजा बनते थे, तो पितृहर्तक वंश के नाम से भी जाना गया हर्यक वंश। और इस वंश का अंतिम शासक जो है वो नाग दशक होता है। इसी से मिलता जुलता नाम है। नाग दशक को अपदस्थ करके जो है शिशु नाग आता है, और इसने शिशु नाग वंश की स्थापना करी थी। तो शिशु नाग नहीं, शिशु नाग वंश की स्थापना करी थी। जबकि इस वंश का अंतिम शासक अगर आप सबसे पूछा जाता है कि शिशु नाग वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। क्या होगा दोस्तों? नंदीवर्धन, क्योंकि मिलता जुलता नाम आएगा। अगला वंश जो यहाँ पे लिखा गया है नंद वंश, तो नंद वंश की स्थापना जो है किसने करी थी? तो नंद वंश की स्थापना करी थी महापदम नंद ने। महापदम नंद ने जो है नंद वंश की स्थापना करी थी। और इस वंश का अंतिम शासक हुआ था घनानंद। और घनानंद तो आप सब जानते हैं, घनानंद को हरा के जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना करते। ये पूरा मगध है, और मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि सल्तनत काल हो गया, मुगल हो गया, और मगध को पढ़ते हैं तो एक बहुत सा पार्ट जो हमारा यहाँ से कवर होता है। इसमें प्रशासन को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सही आंसर जो है नंदवंश का संस्थापक कौन हो गया था? महापदम नंद संस्थापक हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विश्व व्यापार संगठन जो है यानी WTO जो है कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड जेनेवा में। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और WTO जो है इसका अगर गठन पूछा जाता है कि गठन कब हुआ था, तो 1995 को जो है दोस्तों इसका गठन होता है। इसके पूर्ववर्ती संस्था के नाम से भी आता है कि गैट जो है किसकी पूर्ववर्ती संस्था थी? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसकी स्थापना ये कब से एप्लीकेबल होता है? तो ये 1948 से हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में था। तो अब जो है WTO इसकी तरह काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में व्यापार को सुगम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं, DG हैं, तो नगोजी, नाम ध्यान रखेंगे आप सब, नगोजी ओकोंजी जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष या महानिदेशक जो हैं वो हो गए हैं। नगोजी ओकोंजी इवेला वर्तमान में। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1995 में इसका गठन होता है। GATT जो है इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी, गठन 1948 में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय था। नगोजी ओकोंजी इवेला जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हो गए हैं। और अगर पूछा जाए कि इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो 164 इसके सदस्य हैं। और 164वां जो सदस्य बना था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है इसका 164वां सदस्य बना था, अफगानिस्तान। अब हम सब बात करते हैं कि अब जो आगामी जो भर्ती है DSSP के स्टाफ नर्स की, वो आप सबको पता हो कि लगभग 6 से 7 हज़ार वैकेंसी जानी है। 6 से 7 हज़ार वैकेंसी शेड्यूल पहले ही आ चुका था वैकेंसीज का, पर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन से विद इन 3 मंथ जो आप यूँ समझ के चलेगा कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और 7 हज़ार अगर संख्या में स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कम है, ये बहुत बड़ी संख्या में है। अगर नंबर में देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर है। लास्ट टाइम अगर कट ऑफ की बात हम सब करते हैं तो 106 पॉइंट समथिंग पे जो है वो कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम, 200 में से, आउट ऑफ 200, जिसमें 100 नर्सिंग के क्वेश्चन आए थे और 100 मैं आप सबको ये बता रहा हूँ जो 20 पार्ट में ये वाला आया था। इस पोर्शन के लिए जो है हम सब एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। लॉयल क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप सब डाउनलोड कीजिएगा। और यहाँ से वादा रहा कि ये वाले पोर्शन में से आपका नंबर नहीं कटेगा, आप मैक्सिमम यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। हम इस 100 नंबर की बात कर रहे हैं, बिना नर्सिंग वाला जो है। नर्सिंग सभी बच्चे एक साथ पढ़े ही होते हैं और ऑलमोस्ट हर जगह भी अवेलेबल होता है। नर्सिंग आप सब कर ही लेते हैं और अपने लेवल पे भी, लेकिन हम तो इस 100 का बैच जो है वो तैयार कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड से सीटें हैं। तो आप सब जो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉयल क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, नहीं तो जो गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आप सब अगर किसी भी प्रकार का डाउट है वैकेंसीज को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, और ये प्रीवियस पेपर भी हैं, तो आप सब जो है 73 57 00 36
34 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7357003634 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। यहाँ से हम सब जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे, व्हाट्सअप ही कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद थोरेशिक टेस्ट का हिस्सा है तो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, थोरेशिक ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो स्थापना है वो इसके जो पहले महासचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित नेहरू JL नेहरू जो हैं इसके पहले महासचिव आते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन, इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, पूर्ण स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाहौर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ठीक इससे एक साल पहले, ये बात है 1929 की, ये 1929 के ठीक एक साल यानी 1928 समय था 30 अगस्त का। 30 अगस्त 1928 को जो है भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना होती है। और इसके पहले महासचिव कौन बनाए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले महासचिव बनाए गए थे। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करा था लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये हुआ था 1929 में। दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते तो 1929 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सभी विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है? तो सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाला कर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाला जो कर है वो टोबिन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जेम्स टोबिन जो कि इकोनॉमिक्स हुए इनके नाम पर हैं। और इसे औपचारिक रूप से जो है FTT यानी वित्तीय लेन देन करके नाम से भी जाना जाता है, या रॉबिन हुड करके रूप में भी इसका नाम आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, डंफ मोटू नृत्य। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, जो आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया। ये केवल इस पेपर में नहीं है, ये अभी जो 4-5 पेपर हुए थे यहाँ, इन सभी में ये क्वेश्चन था। आर्ट एंड कल्चर पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए थे। तो पूछा है कि डंफ मोटू नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में स्थित है? अफ्रीका में एंडीज है, रॉकीज है, ड्रैकेंसबर्ग है, आल्प्स है। अगर आप नहीं भी जानते हैं ड्रैकेंसबर्ग को तो फिर भी एंडीज पर्वत श्रृंखला तो आप सबको पता है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी जो 3500 किलोमीटर में फैली हुई है, चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। तो यहाँ से आइडिया हो ही गया कि ये तो दक्षिण अमेरिका में है, तो अफ्रीका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है एंडीज पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई है एकांकागुआ, 6960 मीटर की ऊंचाई के साथ। रॉकीज जो पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला, ये आप सबको पता भी होगा कि जो रॉकीज पर्वतमाला है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो दोनों ऊपर वाली तो अमेरिका से संबंधित हो गई हैं, तो यहाँ से आप सबको पता ही है। और आल्प्स पर्वत, तो आल्प्स पर्वत जो है ये यूरोप में है दोस्तों। आल्प्स पर्वत यूरोप में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है आल्प्स पर्वत के माउंट ब्लैक है, जो सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका में बचा है जो ड्रैकेंसबर्ग है, जो मारुति नाम से जो है इसकी सबसे ऊंची पहाड़ पे हम सब पढ़ के आते हैं। तो अफ्रीका में तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब आप एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, क्योंकि एंडीज, रॉकीज, आल्प्स पर्वत जो ये कई बार आप सबने पढ़े होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणराज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? नागरिक पुरस्कार पूछा दोस्तों, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार या सबसे सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, यानी भारत रत्न पहले नंबर पे आता है। उसके बाद पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है और पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे आता है। तो हम सब यहाँ पे विभूषण लिख देते हैं, पद्म विभूषण आ गया है जो कि सेकंड पे आता है। उसके बाद पद्म भूषण ये तीसरे नंबर पे आता है और पद्म श्री जो है ये चौथा नागरिक सम्मान हो गया है। तो इस तरीके से 4 नागरिक सम्मान हैं। तो यहाँ तो हम सबसे पूछा हुआ तीसरा, तो तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्जिम बैंक से क्वेश्चन है। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब हुई थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1982 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में आता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है 1 जनवरी 1982 के साथ। नेक्स्ट पे है कदरा बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कदरा बांध निम्नलिखित में से, तो कदरा बांध जो है दोस्तों कर्नाटक में है। अगर पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है तो कर्नाटक, कदरा बांध और कालिंदी, तीनों से आप सबको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है तीनों में क्या है, कालिंदी, कर्नाटक और कदरा बांध। 1997 में इस बांध से जो है बिजली यहाँ से पैदा करने का जो काम है वो शुरू किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित सबसे पहले अनुसूची दी गई है। और भारतीय संविधान में अनुसूची जो है, मूल संविधान में अगर पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और ये 4 जो है अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, अलग अलग संविधान संशोधन के तहत। जो पहली अनुसूची थी दोस्तों, यहाँ पे 9th हम सब बोलते हैं कि जो 9वीं अनुसूची थी, जो यहाँ पे भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था भूमि अधिग्रहण संबंधित। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित थी, दल बदल से संबंधित। और भारतीय संविधान में जो है यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन होता है और भारतीय संविधान का ऐसा संशोधन जो सर्वसम्मति से पास हो गया था। अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची में तो है भारत में संघ राज्यों के बारे में बताया गया है, चाहे वो पहला अनुच्छेद हो या पहला भाग हो भारतीय संविधान का। दूसरी जो अनुसूची है दोस्तों, इसमें वेतन और भत्ते आते हैं विभिन्न पदाधिकारियों के, तो छोटा सा पॉइंट आप सब यहाँ पे लिख सकते हैं, वेतन और भत्ते। तीसरी जो अनुसूची है, ये बहुत पेपर में आप सबको देखने को मिलेगी, वेतन भत्ते के बाद शपथ की बात होगी, शपथ। और चौथी जो अनुसूची है ये एएमटीएम में जो है दोस्तों प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। ए से मतलब होता है असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ध्यान रहे मणिपुर नहीं है। एएमटीएम में चार मतलब यहाँ से पॉइंट आप सब ध्यान रख सकते हैं, चौथी अनुसूची और 4 यहाँ पे राज्य हो गए हैं जिसमें जो है प्रावधान यहाँ पे किए गए थे। तो 4 मतलब थोड़ा सा रिलेट करना है, तो ये वाला इसी के साथ गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ से ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना बहुत से मैंने देखा कि ऐसे ऐसे बच्चे करके इसको याद करते हैं, पर यहाँ से आपको सबको देखना है कि 4 लोग जहाँ पे मिल जाएंगे तो सभा बन जाएगी, 4 लोगों की सभा। तो यहाँ पे होता है राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, 4 अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करती है। और जो 5वीं अनुसूची आती है दोस्तों, 5वीं अनुसूची में जो है अलग अलग SC ST का प्रावधान यहाँ पे किया गया, SC ST के क्षेत्र में प्रशासन का प्रावधान आता है। छठी जो अनुसूची है ना, ये वाला सही आंसर है, एएमटीएम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया। जबकि 7वीं में सबका साथ देंगे, यानी यहाँ पे हुआ था शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा इसमें होता है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये 7वीं थी। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं आती हैं, मानक भाषाएं जो कि मूल संविधान में 14 थी, बाकी 8 और जोड़ के अब मानक भाषाएं कितनी हो गई हैं दोस्तों, तो 22 जो है वो मानक भाषाएं अभी हो गई हैं। और 9वीं अनुसूची मैंने आप सबको बता ही दिया कि जो 9वीं अनुसूची है ये 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान यहाँ पे भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान किए गए थे, भूमि अधिग्रहण से संबंधित। जबकि जो 10वीं अनुसूची थी वो दल बदल से संबंधित थी। 52वां संविधान संशोधन यहाँ पे होता है, 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985। और जो 11वीं और 12वीं थी ये पंचायती राज से संबंधित थी, 11वीं गांव में पंचायती राज, 12वीं जो है नगर प्रशासन से संबंधित 73वां 74वां संविधान संशोधन। ये कुल 12 अनुसूचियाँ थी। पहली जो है आप सबको पता, पहली अनुसूची में जो है इसमें संघ और राज्य के बारे में, दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, तीसरे में शपथ के बारे में होगा, चौथे में जो है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। यहाँ ना ये 4 राज्य करके मैंने देखा कि गड़बड़ कर देते हैं, ये 4 नहीं, ये छठा है। असल में यही 2-3 शुरुआत की है, इनको आप सबको ध्यान रखना होता है। 4 मतलब जहाँ 4 लोगों की सभा बनेगी, यानी सभा राज्यसभा से संबंधित होगा कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग जाते हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व आएगा, तो ये चौथी अनुसूची हो जाएगी। 5वीं हम सब पढ़ के आएंगे, 5वीं में SC ST के प्रावधान किए गए हैं। और छठी जो है यहाँ पे एएमटीएम के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, में जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 7वीं में साथ देंगे सबका, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची इसमें आती हैं। 8वीं में मानक भाषाएं, मूल संविधान में 14 थी, 8 और बढ़ा के अभी कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। और जबकि उसके बाद 9वीं इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान किए गए थे, पहला संविधान संशोधन होता है भारत में 1951 में। 10वीं में 10 नंबरी मतलब दल बदल संबंधी प्रावधान, 52वां संविधान संशोधन हुआ था और सर्वसम्मति से पास होने वाला भारतीय संविधान संशोधन था 52वां 1985 में होता है। और 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित थी। 11वीं में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जबकि 12वीं को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला, छठी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी की तुंगभद्रा नाम के उपनदी भी है? तो तुंगभद्रा नाम की उपनदी जो है दोस्तों किसकी है? कृष्णा नदी की है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा जो है वो किसकी उपनदी हो गई है? तो कृष्णा नदी की उपनदी हो गई है।
कृष्णा। पश्चिमी घाट के आप सब पढ़ के आए, इसको 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जो गोवा से पास होता है वो 2 भागों में बांटता है। इसको सादरी के नाम से जानते हैं, और उत्तरी सादरी और दक्षिणी सादरी। तो उत्तरी सादरी में महाबलेश्वर है जिसका पॉइंट है विल्सन पॉइंट सबसे हाईएस्ट, और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, उन्हीं में से एक है कृष्णा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, संसद द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन, तो ये 52वां संविधान संशोधन हो गया है, ऑप्शन नंबर 2। और श्रीनगर का प्रसिद्ध जो है शालीमार बाग डैश के शासनकाल में बनाया गया। शालीमार बाग कहाँ पे है दोस्तों, तो ये श्रीनगर में है, और किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में इसको बनाया गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि पेपर ऑनलाइन था तो इसी तरीके से जो है वो आंसर की आई थी, तो क्योंकि पेपर तो था नहीं तो इसी तरीके से आंसर किया, और आप ये पेपर PDF ले सकते हैं और अपने आने वाली तैयारी को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। जीके वाला पोर्शन जो होगा बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होगा, और आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा लॉयल क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन, और आप सब जो है और किसी भी प्रकार की क्वारी के लिए मैंने आप सबको नंबर दिया हुआ है, आप सब जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 73 57 00 36 34। क्योंकि किसी भी तैयारी को ऐसा नहीं होगा कि आप महीने 20 दिन में तैयारी कर लेंगे और वो आपकी बहुत बेहतर बन जाएगी महीने 20 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2-3 महीने तो आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप सभी के बीच इसी के साथ पेपर के सॉल्यूशन के साथ आई होप आप सब ने जो है क्वेश्चनों को यहाँ तक किया होगा, और पेपर का पैटर्न यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आर्ट एंड कल्चर पे यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। आर्ट एंड कल्चर से पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे पूछे गए। 3 क्वेश्चन जो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से थे, 2 पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए थे, जिसमें एक अनुसूची है, एक संविधान का संशोधन भी है। थैंक यू दोस्तों।